नमस्कार, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरे श्री करनी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड पढ़ने जा रहे हैं। कल अपन लोगों ने भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक पढ़ा था। आज अपन लोग वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का। देखो सबसे पहले कि क्या होता है वर्ण, मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ। पहले डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अब एक शब्द है पीला। देखो यहाँ लिखा है पीला। अब अपन चाहें कि पीला के टुकड़े किए जाएं तो क्या होगा? पी धन ला, पी धन ला। अपन चाहें कि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो क्या होगा? प धन ई धन ल धन आ। अब अपन चाहें कि प ई ल आ के भी टुकड़े किए जाएं तो वह संभव नहीं है, क्योंकि ये वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब प ई ल आ के अपन लोग टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ण है। समझ रहे मेरी बात को? कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको पुनः समझाता हूँ मैं आपको कि एक शब्द है पीला। पीला के टुकड़े किए तो पी धन ला हुए। अब लोग चाहे कि पी और ला के भी टुकड़े करें तो प ई ल आ हुए। अब अपन चाहें कि प ई ल आ के भी टुकड़े करें तो यह संभव नहीं है। यह क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये, तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने होते हैं हिंदी व्याकरण में? हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या होती है 44, 44 44 होते हैं वर्ण। देखो वर्ण स्वर और व्यंजन मिलके वर्ण बनते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या कितनी हो गई? 44। तो वर्ण बराबर कितने हो गए? 44। देखो स्वर क्या होते हैं? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरी वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर 11 होते हैं। मैं आपको आगे स्वरों की प्रकार भी बताता हूँ। जो वर्ण बिना किसी दूसरी स्वर की या फिर स्वर कह लो या वर्ण की सहायता के बोले जाते हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखो स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे स्वर मैंने ले लिया अ, स्वर मैंने ले लिया आ, स्वर मैंने ले लिया ई, स्वर मैंने ले लिया उ, ठीक है। तो ये जो है अ आ ई उ, तो अ में मैंने कहा कि जो वर्ण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के बोले जा सकते हैं। अ वर्ण है
जो इसमें सिर्फ ओ के अलावा दूसरा वर्ण कोई इसमें है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ, और ई में सिर्फ ई ही है, इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। ऊ में सिर्फ ऊ ही है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं है, इसलिए आप समझ जाइए कि ये स्वर है। स्वर 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। स्वरों के भी दो भेद होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों के दो भेद होते हैं, स्वर के भेद दो। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा होता है इसी स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर नहीं, मूल स्वर कहते हैं, जैसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखो मैं डेफिनेशन के थ्रू बताता हूँ। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर तीन होते हैं, अ ई और उ। अ ई और उ। मैंने कहा कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे हैं उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जैसे आप उच्चारण करके मैं आपको बताता हूँ, जैसे ओ ई उ, इसमें कम समय लगा है। अब मैं दीर्घ स्वर बता रहा हूँ, जैसे आ ई उ री ओ औ, इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है ना। तो ये दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वरों में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और औ। आ ई उ ए ऐ ओ और औ। देखो अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। मैंने कहा दीर्घ स्वर में मूल स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे इस स्वर को अपन बोले अ ई उ, तो इसमें कम समय लगा है। अब इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसमें अधिक समय लग रहा है, ठीक है। अब कंपैरिजन समझे होंगे। इसकी डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत नहीं, सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ठीक है ना। अब अंग्रेजी का जो आ स्वर है, आ, इसका हिंदी में भी प्रयोग होने लगा है। जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, इसका हिंदी में भी यूज होने लगा है। अब देखो मैं अपने स्वर पढ़ा है, ठीक है। स्वर सबसे पहले देखा है, स्वर क्या होते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वरों के भेद 2 होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं जिसे मूल स्वर कहते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर होते हैं। मैंने कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, कितने होते हैं मूल स्वर, वो भी बताए हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्या होते हैं व्यंजन? व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से
जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या 33 होती है। और व्यंजन हमेशा ध्यान रखना, व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जो व्यंजन जैसे अपन देखें, व्यंजन स्वर रहित हल चिन्ह का प्रयोग होता है, जहाँ मैं आगे बताता हूँ। व्यंजन के उच्चारण में जो फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख से किसी अवयव से उच्चारण से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होगा। जैसे एक वर्ण आप देखो प, अब आप लोग प का उच्चारण करेंगे तो इसमें अ की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। प धन अ, ये इसमें अ की सहायता ली गई है। मैंने क्या कहा? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसमें स्वरों की सहायता ली गई है। और जो स्वर होते हैं उसमें वो सिंगल होता है वर्ड, उसमें किसी का सहारा नहीं लिया जाता है। इस व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे प, अपन का प का उच्चारण करते हैं, प फ, तो प का उच्चारण करते समय प अ का उच्चारण भी साथ साथ होता है। इसमें अ स्वर की सहायता ली गई है। जैसे फ अ, ब अ, भ अ, म अ, ठीक है ना। इस प्रकार से क अ, ख अ, ग अ, घ अ, ढ अ, इस प्रकार से समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैंने कहा है कि व्यंजन स्वर रहित होते हैं। अगर कोई भी शब्द स्वर रहित होगा, कोई भी व्यंजन स्वर रहित है, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा? हल चिन्ह का प्रयोग होगा। हल चिन्ह कैसे होता है? इस प्रकार से होता है हल चिन्ह। आपने देखा होगा, जैसे अट्टालिका है, जैसे सॉरी अट्टालिका नहीं, अपराह्न कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अपराह्न, अपराह्न, इसमें देखो अ जो है वो स्वर रहित होने का परिचायक है, ठीक है ना। एक शब्द और लेते हैं, पाठ्य। तो ठ क्या है? स्वर रहित है। ठ व्यंजन स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई पूछा जाए कि कोई भी शब्द जैसे अपराह्न है, तो अपराह्न के पीछे हल चिन्ह, अपराह्न के ह के नीचे हल चिन्ह क्यों लगा है? तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि हल चिन्ह अ जो है स्वर रहित होने का परिचायक है, इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठ यहाँ स्वर रहित है, इसके नीचे इसलिए हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए और सारे शब्द हैं, जैसे पट्टा, पट्टा, इसमें ट क्या है? स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हिंदी व्यंजन में स्वर 33 व्यंजन 33 होते हैं, वो तो बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी को पता ही है। जैसे क ख ग घ ढ च स ज ज ड़ च स ज ज ण ट ठ ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह तक, ठीक है ना। ये 33 आपको सभी को याद है, इसे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यंजन है 33, जैसे क वर्ग है, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, सॉरी क्या था मैंने, क चटा त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग। अब देखिएगा इसका उच्चारण स्थान, देखिएगा क वर्ग, जैसे क ख ग घ ढ, क ख ग घ ढ। अब इनका उच्चारण करके आप लोग देखिएगा कि क ख ग घ
ड़, तो यहाँ कंठ से ध्वनि निकल रही है, तो इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए क वर्ग का तो कंठ है, और इसको नाम ध्वनि पूछी जाए तो कंठ्य कहते हैं, कंठ्य। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे च वर्ग पूछा जाए, जैसे च, छ, ज, झ, य, तो य, स, इस प्रकार ये जो तालु से बोले जाते हैं। अपन जब बोलते हैं तब अपन लोगों को पता चलता है, ये बोल बोल के अपन लोग समझ सकते हैं आराम से। तो इसका नाम ध्वनि पूछी जाए तो तालव्य है, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। त, थ, द, ध, न, फ, फ, ब, भ और म। अब इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। नाम ध्वनि क्या है? कंठ्य, कंठ्य। ठीक है ना। इसको ठ हलंत होगा, ठीक है। ठ स्वर रहित है इसलिए हलंत होगा। और च, स, ज, झ, ञ, ये क्या है? ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य। क्या कहा जाएगा? तालव्य, तालव्य। अब ट वर्ग जो है, ट, ठ, ड, ढ, य, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसे मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसे मूर्धन्य कह सकते हैं, मूर्धन्य। ठीक है ना। अब त वर्ग आप बोल के ट्राई कीजिएगा, त, थ, द, द, न, तो ये दांत से बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं त वर्ग दांत से, त, थ, द, आप बोल के ट्राई कीजिएगा, दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं। ये त वर्ग जो है ये दांत से बोला जाता है, दांत की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं दंत्य, दंत्य। इस ढंग से लिखना है, दंत्य ऐसे लिखा जाता है, दंत्य। मूर्धन्य ऐसे लिखा जाता है, तालव्य ऐसे लिखे जाते हैं, कंठे ऐसे लिखे जाते हैं। ये जो शब्द है आप थोड़ा शब्द की ध्यान रख के आप शब्द लिखा करो, इसका भी पता होना चाहिए, शब्द गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप सही नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है आपका। ये ध आधा आएगा, न आधा आएगा, ठीक है ना। अब प वर्ग जो है, प, फ, ब, भ, म, ये जो प, फ, ब, भ, म है, वो अपन लोग बोल प, फ, ये ओठ से बोले जाते हैं, सॉरी ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसे ओठ नहीं बोलना है, ओष्ठ बोलना है, ओष्ठ। इसलिए इसे कहते हैं ओष्ठ्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। इसका नाम ध्वनि क्या है? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक है ना। इसी प्रकार साथियों आप लोग समझे होंगे मेरी बात को कि अब मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर युक्त व्यंजन और उसका वर्गीकरण बताया है। आप लोग ए और आई यहाँ लिखवा देते हैं, ए और आई, ए आई, ए आई का उच्चारण आप लोग कीजिएगा, ए आई। तो ए आई इसमें कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान पूछा जाए ए आई का, कंठ और तालु, कंठ व तालु। इसको संयुक्त रूप से क्या लिखा क्या जाता है? इसको संयुक्त रूप से कंठ्य तालव्य लिखा जाता है, कंठ्य तालव्य, कंठ्य तालव्य लिख सकते हैं इनको संयुक्त रूप से। एक बार ऊपरले में मिटा लेता हूँ, कंठ्य तालव्य लिख सकते हैं। और जो व जो है वो इसमें दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। वो इसमें दांत और
ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है ये वर्ड, इसलिए इसे कहते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दंतोष्ठ, ठीक है। ये था हलंत होगा, ध्यान रखना। नासिक के व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं वो व्यंजन देखो। नासिक की व्यंजन ड य ण न म, ड य ण न म, ड य ण न और म, ये क्या है? नासिक के व्यंजन है, ये नासिक के व्यंजन है। ड य ण न म, ये नाक से बोले जाते हैं। य र ल व, चार ये जो है य र ल और व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है साथियों, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। कुछ लोग जो है, कभी पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होता है, य र ल व स स ह स त्र ज्ञ, ऐसे नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल और व, ये चार अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखना। उष्म व्यंजन स स स ह, इन वर्णों का उच्चारण और उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु और मुख से निकलने वाली सांस के घर्षण से होता है, ठीक है ना, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन स स स ह, स स ह, ये क्या है? ये उष्म व्यंजन है साथियों, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है ना। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर छ त्र ज और स्र, ये संयुक्ताक्षर है, छ त्र ज और स्र, छ त्र ज और स्र। अब इनको कुछ लोग छ पढ़ते हैं, इनको कच्छ पढ़ा जाता है, कच्छ, क का यूज होता है इसमें, कच्छ, ठीक है ना। इसका विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? क धन कच्छ, इसलिए आप कच्छ पढ़ेगा, तरह पढ़ेगा, कच्छ अ पढ़ा जाता है इसे, क छ और अ, ठीक है ना। इसे इसे त र होगा इसका विच्छेद, त धन र धन अ। ज्ञ, इनको ज्ञ पढ़ते हैं कुछ लोग, इनको ज्ञ नहीं पढ़ा जाता है, इसे ज्ञ पढ़ा जाता है, ज य अ। इसका विच्छेद करके आप लोग देखिएगा, ज य और अ। इसे सर पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है? स र अ पढ़ा जाता है, स र और अ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे लोग कभी छ पढ़ लेते हैं, इसे कच्छ पढ़ना है, छ, इस ढंग से कच्छ पढ़ना है, क का उच्चारण साथ ही साथ होना चाहिए। कुछ लोग समझते नहीं है, जैसे हल चेन का यहाँ प्रयोग हुआ है, ये स्वर रहित है, आप लोग समझ रहे होंगे, ये क से स्वर निकल रहा है छ, और छ से कोई स्वर नहीं निकल, अ निकला है, अ से कोई स्वर नहीं निकला है, तो ये क्या होगा? ये हलंत नहीं होगा, इसलिए अंत वाला हलंत नहीं होता है, ठीक है। अब हिंदी में ज्ञ का उच्चारण धीरे धीरे ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होने लगा है, कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं ज्ञ को, ठीक है ना। अपन लोगों को ध्यान रखना है, इनको ज्ञ बोलना है, ज्ञ नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी क्लास समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो थोड़ा पीछे करके पॉज करके आप लोग ढंग से देख लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी ढंग से समझ आ जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।